अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड अगेन जो मैंने हेलो एल्केन हेलो एरीन में बोला था वही बात मैं अभी भी रिपीट करूंगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्यों ना हो, ये सारा किस पर डिपेंड करती है? वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पर या वैन डर वाल इंटरैक्शंस पर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वैन डर वाल इंटरैक्शंस वाले सेम सिचुएशंस वापस दिमाग लगाओ। क्या क्या बोला था हमने भाई? चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, चाहे आपकी सॉल्युबिलिटी हो, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज काम आती है इसमें। पहली बात तो ये। अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस में वापस मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, उसके बाद में डाइपोल डाइपोल, उसके बाद में डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और उसके बाद में इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये तो होता है इनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर। फिर उसके बाद में मैंने आपको कहा था मॉलिक्यूलर वेट या फिर ब्रांचिंग के इन रिवर्सली प्रोपोर्शनल और या फिर सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जरा देखो क्या क्या कह रहा है ये। सबसे पहले बात कर रहा है अल्कोहल फिनॉल के अंदर कि बॉइलिंग पॉइंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या ये बात सही है? बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो अल्कोहल हो चाहे फिनॉल हो, जैसे जैसे कार्बन के नंबर बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यस और नो? कैसे? कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो होंगे ही। इनका कहने का मतलब यह है कि मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है किससे? एथेनॉल से। एथेनॉल का कम है किससे? प्रोपेनॉल से। अरे हाँ ना, कार्बन के नंबर्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। इसका लेसर देन इसके उल्टा कर सकते थे, प्रोपेनॉल का हायर देन इथेनॉल, इथेनॉल का हायर देन मेथेनॉल। यस नो? तो मॉलिक्यूलर वेट वाला सिस्टम समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या कहता है, ऐसा क्यों होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ऐसा इसलिए होता है इंक्रीज इन द वैन डर वाल फोर्सेस। अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। तो ये तो हो गया इसका। अब ब्रांचिंग वाला सीन क्या है? ब्रांचिंग वाले में देखो CH3, CH2, CH2 और OH, ये क्या है? प्रोपेनॉल। देखो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना? या इनमें कुछ पूछ ले, जैसे एक ये है और एक ये है। हाँ, अब देखो, अब इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखो। ये है प्रोपेनॉल और ये क्या है? प्रोपेन 2ऑल। तो ये प्रोपेन 1ऑल लिख सकता हूं इसको मैं, प्रोपेन 1ऑल, और ये क्या हो गया? प्रोपेन 2ऑल। अब इन दोनों में देखें तो ब्रांचिंग हो गई। अब बात क्या है? बात यह है कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? इसका, बिकॉज यहां क्या आ चुकी है? ब्रांचिंग, और जबकि यहां ब्रांचिंग नहीं है। यहां क्या लिख सकते हैं? विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है? क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? ऑर्डर पूछा जा सकता है, सिंपली ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रोपेन 2ऑल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट्स देन प्रोपेन 1ऑल, व्हाई एक्सप्लेन? प्रोपेन 2ऑल हैज लेसर बॉइलिंग पॉइंट देन प्रोपेन 1ऑल, व्हाई एक्सप्लेन? बोलो क्लियर? हाँ, वापस आपको वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिंस वी नो बॉइलिंग पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग the molecule will get spherical shape. With increase in branching, the molecule will have spherical shape, due to which their surface area decreases. The interaction becomes weaker. Interactions क्या हो जाएंगे? weaker हो जाएंगे, and that is why boiling point becomes lesser. पूरी बात लिखनी पड़ेगी, और ये सब हम लोग हेलो एल्केन में बोल चुके हैं। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? और ये सब में आएगा, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्या लिखेंगे? बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स
एंड समटाइम फिनॉल की भी बात करते हैं, मेनली आपको अल्कोहल ध्यान में रखना है, आर ग्रेटर देन हेलो एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स of comparable molecular masses। बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये हमने पीछे भी पढ़ के आए हो। तुम कहां पढ़ के आए हो? हेलो एल्केन में पढ़ के आए थे कि हेलो एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट्स नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होते हैं। आया था एक क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट्स जो है हेलो एल्केन के वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। और याद करो मैंने आपको तब भी बोला था, अब भी वापस बोल रहा हूं, हाइड्रोकार्बन को हम आपका क्या बोलते हैं, उसे इंड्यूस डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन बोलते हैं। और यहां था डाइपोल और यहां तो उससे भी स्ट्रांग। क्या होगा आंसर? देखो, जो आपके अल्कोहल्स है एंड इवन फिनॉल्स है, वो दोनों एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ कौन सा इंटरेक्शंस बियर करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या समझे? एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ किस टाइप का इंटरेक्शन रखता है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। याद है? दो अल्कोहल मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं। अब फिनॉल में भी ऐसा ही कुछ होता है। ये आपके आ गए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपके क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कैसे होगी? सिंस वी नो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स have intermolecular hydrogen bonds in between their molecules। अपने अपने molecules के अंदर उनके पास क्या होते हैं? intermolecular hydrogen bonds होते हैं, which are stronger than अगर haloalkane की बात कर रहा है then dipole interactions of alkyl halides। yes or no? अरे हाँ ना, इंटरेक्शंस कैसे होते हैं इनके पास? डाइपोल तो डाइपोल के कंपैरेटिवली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा क्या रहेंगे? स्ट्रांग। तो अगर ये सिर्फ हेलो एल्केन के लिए होता तो आपको हेलो एल्केन का ये आंसर लिखना होता कि सिंस वी नो दैट अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन बिटवीन देयर molecules which are stronger than dipole interactions of alkyl halides, so we can say that their boiling points are very high than alkyl halide of comparable molecular mass। अब इसमें भी ध्यान रखना है, ये मैंने यहां पे इतना मेंशन किया नहीं है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का मतलब ये है कि जिस अल्कोहल को और जिस अल्काइल हैलाइड को तुम कंपेयर कर रहे हो उनके मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट क्या होने चाहिए। और ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आप पीछे ये भी कह के आए हो कि मॉलिक्यूलर मास बदल जाएगा तो वैन डर वाल फोर्स भी बदल जाएगा। तो कल को तुम मेथेनॉल का कंपैरिजन किसी हेप्टेन या क्लोरोहेप्टेन के साथ नहीं करोगे। मेथेनॉल का कंपैरिजन क्लोरोहेप्टेन के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस आ गया मॉलिक्यूलर मास का। देखो एक और बात, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स है, कुछ फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए। इधर आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। ये कुछ फिक्स चीजें हैं। जैसे अभी आपने क्या बोला पीछे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो ब्रांचिंग देखो, अगर कार्बन एटम सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर वेट देखो। तो वहां पर आपको पता हो तो OH सबके अंदर सेम था या हेलोजन सबके अंदर सेम था। तो कुछ ना कुछ चीजें आपको रेस्ट्रिक्ट रखनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कह सकते कि ब्रोमोब्यूटेन और उधर आप ले लो क्लोरोहेप्टेन और करो कंपैरिजन, फिर वहां पर एक फैक्ट नहीं लगेगा, वहां बहुत सारे फैक्टर्स लगेंगे। तो वो चीजें हमारे इतने डिटेल में नहीं है, हमको बहुत सिंपल चीजें दिमाग में रखनी है। अच्छा, अगर यही चीज हाइड्रोकार्बन्स की बोली होती तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन का मतलब या तो एल्केन या एल्कीन या एल्काइन, और कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसके अंदर कौन सा वाला बॉन्ड होता है मैंने अभी आपको बताया। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स हैव वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन।
वीकेस्ट कौन सा वाला? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो हाइड्रोकार्बन से तो उल्टा आपका एल्काइल हैलाइड ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा कौन रखता है? एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें एटलीस्ट डाइपोल डाइपोल तो है। और एल्काइल हैलाइड से भी स्ट्रॉन्ग कौन हो गया? हाँ, क्योंकि इसके पास क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई? अगर आप बॉइलिंग पॉइंट में एक छोटी सी चीज और अपनी बुक में देखो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक आपने छोटी सी चीज अगर देखें तो देखो, कल मैंने आपको कहा था कि अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो ईथर्स से ज्यादा होते हैं। यस और नो? ईथर्स से ज्यादा क्यों होते हैं? मतलब कल एक क्वेश्चन लिखाया था कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन या ग्रेटर देन हेलोएल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, एक सेकंड, ये बंद कर दो, खोल लो। ठीक है ना? तो यहां पर आज एक नया टॉपिक, नया बात ये आपको और याद रखनी, नई बात कि वो ईथर से भी ज्यादा होते हैं। अब ईथर से कैसे ज्यादा होते हैं? तो देखो, ईथर कौन हो गया? ROR, राइट? और आपका अल्कोहल वही हो गया RO और H। तो अल्कोहल्स में कौन से बॉन्ड है? कल भी हमने बात करी थी, कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर में कौन से होंगे? ईथर में याद रखना आप लोग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कैसा इंटरेक्शन होगा? डाइपोल डाइपोल। कैसे? R कौन है? एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो अगर कल को ईथर से भी कंपैरिजन करवाए, किसका? अल्कोहल का, तब भी आपको क्या कहना है कि अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ईथर्स। इज इट क्लियर? तो ये ईथर वाला भी पॉइंट आपको दिमाग में रखना। ईथर के पास क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना? ये थोड़ा वीक डाइपोल डाइपोल होता है कंपैरेटिवली आपके दूसरे किसी अल्काइल हैलाइड्स की अगर बात करूं, है ना, उसके कंपैरेटिवली, लेकिन है जरूर। तो कहने का मतलब क्या है? अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन ईथर्स। कहां लिखा हुआ है? अगर आप अपनी बुक में देखें तो ये पॉइंट्स आपके हैं। और बुक में देखो, मैं पहले ही कह चुका हूं, हमको एनसीईआरटी को एक बार लाइन टू लाइन पूरा कंप्लीटली पढ़ना है। सबसे पहला पैराग्राफ अगर आप बॉइलिंग पॉइंट वाले में देखो तो वो हमने कल बात कर ली थी कि बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये क्यों कैसे करती है वो मैंने कल डिटेल में बता दिया था। फिर है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स, नेमली हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स, हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसको अंडरलाइन कर दो, यही क्वेश्चन था कल का। अब कल के क्वेश्चन में अगर मैं अल्काइल हैलाइड की जगह ईथर ले लूं तब भी सेम आंसर होगा। कल वाले क्वेश्चन में अगर मैं अल्काइल हैलाइड की जगह पर ईथर ले लूं तब भी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। उसकी जगह हाइड्रोकार्बन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलोएल्केन, हेलोएरीन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल एंड प्रोपेन हैव कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब इन्होंने कंपैरिजन किसका किया है बेटा? इथेनॉल एंड प्रोपेन का कंपैरिजन किया है। देखो, हमने पहले ही कह दिया था कंपैरिजन सिर्फ उनका होगा जिनके मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है ना? मॉलिक्यूलर मास में अगर डिफरेंस हुआ तो उनका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो अब इन दोनों में से कोई पूछे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन प्रोपेन। उसके आगे बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथॉक्सी मीथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन मिथॉक्सी मीथेन का मतलब हो गया ईथर, एक तो हो गया इथेनॉल, एक हो गया मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, और तीसरी बात ये कर रहा है प्रोपेन की। अब आपको सपोज आपको यही तीन दे दे और आपको बोल दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब ये एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ऐसे कोई तीन ऑर्डर बना के दे जिनमें से उल्टा सीधा कुछ भी कर दे, है ना? कभी किसी को ज्यादा कर दे, कभी किसी को ज्यादा कर दे। मैं तो खैर आपको सीधा आंसर बता रहा हूं। क्या मतलब है इसका? इथेनॉल में बेटा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि ईथर जो होता है उसमें कौन सा होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, है ना? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल से कंपैरेटिवली लो होता है। प्रोपेन में मैंने आपको बोल दिया था हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप के इंटरेक्शंस रखते हैं। तो ये सबसे वीक टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो कल को इसके ऊपर कोई छोटा सा ऑर्डर पूछ ले, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बोलो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, कैसे है, इसका पूरा आंसर बता दोगे। नेक्स्ट पेज पे देखो, इसने ये सारा डिटेल में बताने की कोशिश की है।
अगर इथेनॉल, मिथॉक्सी, मीथेन और प्रोपेन तीनों के डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, एक का 46 है, एक का 46 है, एक का 44 है, तो ऑलमोस्ट सेम माने जा सकते हैं, है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इथेनॉल का 351 है हाईएस्ट, है ना। मिथॉक्सी मीथेन का 248 है और प्रोपेन का है 231। बोलो क्लियर। ये इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया रखना पड़ेगा। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम व्हिच इज लैकिंग इन द ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। सिंपल सा आंसर इन्होंने दे दिया, हालांकि आप थोड़ा डिटेल में जा सकते हो कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, जबकि इसमें डाइपोल डाइपोल होने की वजह से, और इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होता है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा सोल्यूबिलिटी। तो हमारी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, है ना। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब देखो यहां एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ना, समझना। केमिस्ट्री के अंदर हमने सोल्यूशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, और सोल्यूशन नाम के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। केमिस्ट्री ये कहती है कि कोई भी रिएजेंट अगर पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट अगर पोलर है तो सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? पोलर। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो आपका सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस है भाई। लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली जो सिचुएशन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट या एक एक्सेप्शन क्या आता है? अल्कोहल इन वाटर। ये एक्सेप्शनल केस आता है। और एक और केस हो जाता है जिसको अब आप ग्लूकोज बोलो चाहे सुक्रोज बोलो, वो खैर सब एक ही चीज है, इन वाटर। ये दो है एक्सेप्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अल्कोहल टेक्निकली नॉन पोलर है। अल्कोहल कैसा माना जाता है? नॉन पोलर। ग्लूकोज, शुगर, ये सब भी कौन होती है? नॉन पोलर। इन स्पाइट ऑफ दैट ये डिसॉल्व हो जाती है वाटर में। और पूछा जाता है ऐसा क्यों? ये वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं, है ना। पूछने वाले आपके दिमाग का टेस्ट ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है सर ये दोनों डिसॉल्व होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये खुद अपने आप में नॉन पोलर है, वाटर अपने आप में पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी ये डिसॉल्व है। एंड पूछा जाएगा ऐसा क्यों? तो उसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कौन सी वाली? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। पहली बात तो ये समझ में आई। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा अल्कोहल बीइंग नॉन पोलर, अल्कोहल बीइंग नॉन पोलर कैन बी easily dissolved in water. How explain? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? How explain? This is due to presence of intermolecular hydrogen bonding in between intermolecular hydrogen bonding in between water molecules and alcohol molecules, in between water molecule and alcohol molecules. देखो एक तो ये तरीका है एक्सप्रेस करने का, आप इसकी जगह आपकी बुक में एक जो तरीका दे रखा है वैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो आपको याद हो शायद, तो मैंने ना आपको बताया था कि वाटर खुद अपने साथ एक वाटर मॉलिक्यूल, टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है? 4। समझे बात को? और वो कैसे कर रहा था वापस देखो, अगर किसी को याद नहीं हो तो। क्या ये वाटर था? मैंने पढ़ा रखा है अभी लास्ट चैप्टर में। अब सोचना, एक वाटर मॉलिक्यूल आया, ठीक है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया,
तो एक ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करवाएगा? हाइड्रोजन के साथ। बोलो बात समझ में आई? दो तो ये बने, तीसरा ऑक्सीजन और वाटर के हाइड्रोजन के साथ, और चौथा अभी बनाना मत इसको, रुक जाओ, एक इसके साथ। मतलब मेरे लिए अगर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये टोटल कितने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो रहा है? 4, जिसमें से 2 तो बन रहे हैं सिंगल हाइड्रोजन के 2 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और 2 बन रहे हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 2 वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ। अब सुनो कहानी में ट्विस्ट क्या आया यहां पर। यहां हुआ क्या, हम बात किसकी कर रहे हैं? अल्कोहल की। तो बेटा अल्कोहल में क्या H होगा क्या? इसकी जगह क्या होने वाला है? तो ये एक बॉन्ड तो गया, अब थोड़ी बनेगा इस R का किसी वाटर के साथ बॉन्ड थोड़ी बनेगा। वाटर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड का तो सीधा सीधा सिंपल सा फैक्ट क्या है? ऑक्सीजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, फ्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ये मैंडेटरी है, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। तो बेटा ये चीज तो अब यहां से पॉसिबल नहीं है। तो बताओ एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ने टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया? 3। तो आप ये चीज भी शो कर सकते हो, ये चीज भी शो कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ये थोड़ा सिस्टमेटिकली इजी लग रहा है, ये ओवरऑल बॉन्ड की बात कर रहा है। चलो बेटा अब आगे बात करते हैं। इन टेक्स्ट 7.4 हो चुका है और 7.45 की बात की थी हम लोगों ने। 7.5 बेटा क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पे H2O के साथ H प्लस। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये क्या था आपका? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन था, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब एल्कीन पर H2O का अटैक करवाने के लिए हमने क्या कहा था? मार्कोनिकोव लगेगा। H प्लस और OH माइनस में से OH माइनस का अटैक उस कार्बन पर होगा जो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। तो यहाँ बीच में आपको बना देना है, तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल। क्या बन गया? प्रोपेन टू ऑल। फिर अगर बात करें हम नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? हाँ ये समझने वाली बात है, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट कब डलता है कब नहीं डलता, या कौन सा रिएजेंट कब इफेक्टिव है और कब नहीं। और ये सर कैसे याद होगा? जैसे जैसे हम रिएक्शंस करेंगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे आपको आइडिया आने लग जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? ये बेटा है एस्टर ग्रुप। कैसा ग्रुप है? एस्टर। क्योंकि ये एस्टर है ना बेटा, RC डबल बॉन्ड OR। ये कौन हुआ? एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप का रिडक्शन NaBH4 नहीं करा सकता। मतलब एस्टर के रिडक्शन के लिए NaBH4 बहुत वीक पड़ता है। ये किसका रिडक्शन करवा सकता है? कीटोन का। ये कौन है? कीटोन। बेटा ये चीज क्या हो गई? कीटोन। तो याद रखना एस्टर का रिडक्शन NaBH4 के लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि कीटोन के लिए पॉसिबल है। तो इस केस में तुम्हारे पास में क्या मिलेगा? तो कीटोन का रिडक्शन। अब सुनो, हमने सीखा है कैसे कराते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बेटा? बस बॉन्ड ब्रेक होता है, H जुड़ जाता है। तो बहुत बेसिक सा फंडा है। ये देखो सीधा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपका OH। अब देखो आपको शायद लग सकता है कि सर कहाँ हाइड्रोजन तो जुड़ा तो नहीं। बेटा जुड़ चुका है हाइड्रोजन, बस वो आपको दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है ना। आपको दिख नहीं रहा है वो अलग बात है। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था तो कार्बन के 2 बॉन्ड्स थे। अब जैसे ही कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया तो अब सिंगल बॉन्ड है, बट वो लिखते नहीं है, बट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। बोलो ये बात समझ में आई? थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड एल्डिहाइड दे दिया, तब यहाँ तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। CH3 CH2 CH CH3 CHO। अब क्योंकि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का रिडक्शन NaBH4 करवा सकता है, तो अब आप क्या सीखे? अब आज आप इन दोनों एग्जांपल से एक दिमाग में चीज बैठा लो कि NaBH4 एस्टर का रिडक्शन इजीली नहीं करता, जबकि
ये कीटोन या एल्डिहाइड का रिडक्शन कर सकता है, क्योंकि यहां इसने किसका किया, कीटोन का, यहां किसका कर रहा है, एल्डिहाइड का। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में, है ना। तो अब आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH CH3 C और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H2। बोलो बात समझ में आई, इजी है ना, हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब वापस आज वाले एग्जाम्पल को देख लो। आज वाले एग्जाम्पल में वैसे कुछ नहीं है, 7.3 जो मैं आपको कह रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं जो आपको बॉइलिंग पॉइंट्स को अरेंज करना है। सबसे पहले आपको बुक में दे रखा है पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल और मीथेनॉल। यहां से देखो सारे अल्कोहल्स है, तो यहां पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है तो ब्रांचिंग या सरफेस एरिया। बात समझ में आई, तो देख लेना, मेरे ख्याल से मैं हिंट दूंगा तो फिर बात खत्म हो जाएगी, बताने का मतलब नहीं है। ठीक उसी तरह से पेंटेन 1 ऑल, एन ब्यूटेन, पेंटेनेल और इथॉक्सी इथेन, इनमें भी अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है। तो देखो एक तो है आपके पास पेंटेन 1 ऑल, तो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल के बाद में एक आ गया एल्डिहाइड, एक आ गया ईथर और एक आ गया एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन तो क्या हो जाएगा, सबसे लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला, और इथेनॉल सबसे बेस्ट हो जाएगा। अब दोनों में कंफ्यूजन जो आएगा आपको वो कहाँ आएगा कि ईथर बढ़िया है या आपके, हाँ तब बताओ कौन बढ़िया है, एक है ईथर एक है एल्डिहाइड, बताओ क्या ठीक रहना, क्या लगता है तुमको, ईथर वाला कम होगा, एल्डिहाइड वाला अच्छा होगा। अभी बताता हूं, इधर देखो, एल्डिहाइड के साथ क्या है, देखो RH डबल बॉन्ड हो, और ईथर के साथ क्या है, ORR। देखो बहुत बेसिक सी बात है, कितना भी कुछ कर लो, ये डबल बॉन्ड जब जाएगा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, तो यहाँ पे प्रॉपर माइनस और प्रॉपर प्लस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जरा सोच के देखो, क्या ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा क्या, क्या ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा क्या, कंप्लीटली जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक पता है क्या होगा, यहाँ पे R और O का बॉन्ड तो एग्जिस्ट है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा, फर्क है दोनों में। यहाँ पूरा एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और क्योंकि ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, नॉट पार्शियल, और कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली पता है इसको क्या बोलते हैं, ये होता है स्ट्रॉन्ग डाइपोल। ये बनाता है तो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल, और ये बनाता है लेकिन कैसा बनाता है, वीक डाइपोल बनाता है। इस बात का ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग और वीक डाइपोल बनाता है। कैसे, क्योंकि यहां पर तो डाइपोल बना वो एक कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स की वजह से बना, एक पूरा बॉन्ड टूट चुका है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला गया है, ऑक्सीजन की तरफ, जबकि यहां कोई बॉन्ड का ब्रेकिंग, सिंपल सा हल्का सा पार्शियल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचा है, ब्रेकडाउन। देखो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज में फर्क है, ये कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव है, जबकि ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव है। तो सोच के बताओ कौन सा ज्यादा बढ़िया डाइपोल होगा, कंप्लीट वाला, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू ईथर अच्छा होगा। अब ये चीजें किताब में ऐसे ही डायरेक्टली लिखी हुई नहीं है, पर ठीक है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है ना, यही वजह है कि हम लोग आपको ये चीजें समझा पाते हैं, है ना।